Hello everyone, this is Dr. Kaushik. Hi everyone, I'm Dr. Amir Sohail. Hi everyone, my name is Mohammad Irfan. मैं प्रणय प्रताप सिंह। वी ऑल आर हियर, हम लोग सब लोग हैं यहाँ। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि बताना हमारे जूनियर्स को या जो भी वीडियो देख रहा है उसको कि हाउ द प्रिपरेशन गोज, क्या क्या हम फेस करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या करना चाहिए हमारे चीफ गेस्ट बताएंगे, क्या नहीं करना चाहिए वो हम बताएंगे। बाकी तीनों जो बैठे हैं। अरे तो मैं तो मैनेजिंग का काम किया हूँ, मैं इंटर्नशिप मैं तो मैनेजर था। अबे बेसिक चीज ये है कि यार जो बच्चे यूजुअली जो दिक्कत फेस करते हैं, स्पेशली वो लोग जो इंटर्नशिप के साथ क्रैक करना चाह रहे हैं, जैसे कि तूने करा है, वो भी INI का पेपर, नीट भी नहीं INI, तो उन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है शेड्यूल की, कि भाई इंटर्नशिप के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है। तो वो तूने कैसे टैकल करा, थोड़ा कुछ बताएगा? देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि टाइम काफी लिमिटेड है। मतलब तुम्हें साथ साथ अपनी इंटर्नशिप भी करनी है प्लस साथ में प्रिपरेशन भी करना है, तो यू कांट गो विथ सच ए लार्ज सिलेबस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि तुम्हें मिनिमाइज करना है अपना कंटेंट, कि तुम्हें क्या पढ़ना है, मतलब व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। वरना फिर अपना पता ही है सब चीज़, अगर तुम मैरो उठा लो तो मैरो के सारे नोट्स उठा लो एडिशन 6 वीक्स के, तो 1200 पेज के मेडिसिन, 1200 पेज की ऑप्शन गाइनी, और फिर बाकी सब मैंने पढ़ा ही नहीं है, मतलब मुझे पता है बहुत लंबी लंबी है सब। तो ये है ना कि यार तुम कितना भी फास्ट रीडर हो, तुम सब नहीं कंप्लीट कर सकते इंटर्नशिप करते हुए भी। और व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज तुम जो पढ़ते हो वो तुम कितनी बार रिवाइज कर पाते हो। तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि ना हमें अपना सिलेबस या कंटेंट को ना शॉर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक माय प्रिपरेशन स्टार्टेड, मतलब मैं पहले भी पढ़ता था, लेकिन जब थोड़ा वैसा होता है ना कि आई ओपनिंग कब थी, तो वो आई ओपनिंग फेज था अपना फाइनल ईयर का जो एग्जाम होता है। तो तुम सबको ही पता है यार, अपना फाइनल ईयर के एग्जाम के टाइम तो फटी पड़ी रहती है, मतलब बुरा ही हाल होता है सबका, है ना। लास्ट का 1-2 महीना तो एकदम बुरा ही होता है, मतलब MBBS जितना मजे में काटो वो लास्ट के इतना नीट प्रिपरेशन का नीट पीजी का प्रिपरेशन बुरा नहीं है जितना फाइनल ईयर का एग्जाम बुरा है। सही में भाई। मतलब बेसिकली अगर तुमने फाइनल ईयर पार कर लिया तो तुम लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम झेल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। बिल्कुल नहीं होने वाली भाई, स्लीपलेस नाइट्स बहुत ही बुरा, और ऐसे ज़ोंबियों की तरह घूमना, मतलब बुरा हाल था यार। तो लाइक फाइनल ईयर के एग्जाम में भी मैं कौशिक के साथ पढ़ता था, मतलब लाइक वी वर रूम पार्टनर्स, तो फिर हम पढ़ते थे। तो व्हाट वी रियलाइज्ड कि ना हम एक सब्जेक्ट भी, जैसे अगर मेडिसिन का एग्जाम है तो हम वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर हम लास्ट जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहा है तो हम अपना कट शॉर्ट करते जा रहे हैं, छोड़ यार ये भी हटा देते हैं, छोड़ यार ये भी हटा देते हैं, बस अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, लार्ज क्वेश्चंस जो आते हैं 10-15 नंबर वाले वो पढ़ लेते हैं। तो वी रियलाइज्ड कि यार अगर हम एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस स्टिपुलेटेड टाइम पे, तो फिर हम पूरा 19 सब्जेक्ट अपना कैसे करेंगे नीट पीजी के टाइम पे, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर वी टुगेदर स्टार्टेड टू सर्च फॉर सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। जब हमें पीक पढ़ना चाहिए था तब हम ये बकचोदी कर रहे थे कि हमें नीट पीजी के लिए क्या पढ़ना है। तब फिर हमें पता चला कि तब हमने देखा कि रैपिड रिवीजन है, तो हमने मैरो के रैपिड रिवीजन निकाले। मतलब उस टाइम पे एग्जाम वगैरह के लिए हम पढ़ रहे थे, तो हम बीच बीच में रैपिड रिवीजन देखते थे। मतलब मान लो हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, फिर रैपिड रिवीजन में वो थोड़ा सा देख लिया, फिर वी कम टू कंक्लूजन कि यार मेन जो चीजें हैं ना उस टॉपिक में वो रैपिड रिवीजन में है, ऐसा है। और फिर हर चीज का मतलब अगर कोई तुम्हारा पूरा एलाबोरेटेड कोई 25 पेज में
कोई टॉपिक पढ़ाया गया है, कोई चैप्टर पढ़ाया गया है, तो रैपिड रिवीजन में 5-6 पेजेस में 80% चीजें पढ़ा दी गई है जो इम्पोर्टेंट, जो काम की है बेसिकली, जो काम की है, ऐसा है। तो ऐसा है, तो फिर हमने यही डिसाइड किया। हम लास्ट टाइम में तो ऐसे करते थे, कौशिक कैलकुलेटर खोलता था और मैं इसको डिक्टेट करता था कि ये वाला चैप्टर कितने पेज का है, ये वाला चैप्टर कितने पेज का है, ऐसे करके कि पूरा रैपिड रिवीजन कितने पेज का हो पा रहा है, ऐसे करके पूरा सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट कितने पेज का हो पा रहा है रैपिड रिवीजन का। फिर हम देख रहे हैं भाई कि अगर 1200 पेज का अकेला मेडिसिन है, उससे कम तो क्यूमुलेटिव सबका रैपिड रिवीजन है। अरे भाई साहब तो भाई फिर बेटर ये है ना कि भाई रैपिड रिवीजन के साथ पढ़ो, और मुझे कौन सा 100% वो करना है, परफॉर्म करना है। 80% कंटेंट भी अगर मुझे पता हो और अगर मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया उस चीज़ को, अगर 70% भी मेरी एफिकेसी रही तो मैं ठीक ठाक कर लूँगा, मतलब मुझे ऐसा लगा। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अभी जैसे तैसे करके एग्ज़ाम पास करते हैं फाइनल ईयर का, और उसके बाद फिर हम रैपिड रिवीजन पे आएंगे। तो फिर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो गया। फिर वी स्टार्टेड टेकिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम आवर सीनियर्स कि भैया हम क्या पढ़े, मतलब आप लोग कैसे प्रिपरेशन करें। मैं अगर कैंटीन में 3-4 घंटे ऐसे बर्बाद कर रहे हैं सबसे यही करते, यही होता था, मजा आता था। कैंटीन में बैठे 4 घंटे से वो कैसी चल रही है। स्टार्ट ये हुआ था कि भाई कि कैसे प्रिपरेशन करना है नीट पीजी के लिए, और फिर टॉपिक कहीं और ही चला जाता था, और फिर वही चाय पे चाय चल रहा है और बस बकचोदी चल रही है, ऐसा था। ज्यादातर सीनियर्स का ये था कि तुम ऐसा करो कि 2-3 महीने के लिए स्टार्टिंग में एक कंप्लीट पढ़ लो, कंप्लीट सिलेबस को एक बार तुम पढ़ लो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाओ, उसके बाद तुम रैपिड रिवीजन पढ़ सकते हो। तो मुझे लगा हाँ ये भी ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या है। भाई 2-3 महीने में कंप्लीट सिलेबस कैसे हो सकता है? नहीं मतलब स्टिपुलेटेड टाइम होता था कि 3 महीने 4 महीने में पढ़ लो, ऐसा करके। अच्छा ठीक है। हाँ, कि उसके बाद तुम रैपिड रिवीजन पे आ जाना। तो उससे ना कॉन्फिडेंस रहता है थोड़ा यार कि तुमने एक बार देख लिया है सब कुछ, मतलब उनके व्यू से ऐसा था। लेकिन फिर मुझे यही लगा ना कि जैसे मैंने स्टार्ट किया ना पढ़ना कंप्लीट, तो फिर मुझे ऐसा लगा यार ऐसे में तो मैं 4 महीने क्या 6 महीने 8 महीने में भी नहीं कर पाऊंगा। एग्जैक्टली वही मैं सोच रहा था, मैं 3-4 महीने में कैसे खत्म होगा यार। नहीं हो पाएगा ना, वो हो ही नहीं पाएगा। और एक मतलब आई वोंट टेक नेम, बट मैंने अपने क्लास में बहुत सारे अपने पीयर्स लोगों को देखा है, वो लास्ट तक यही कंप्लीट ही कर रहे थे। जो स्टार्टिंग जो कंप्लीट सिलेबस के साथ गए, वो कंप्लीट 3 महीने से में नहीं हो पाया, 6 महीने तक एक्सटेंड किया, 6 महीने में नहीं हो पाया, 8 महीने तक, 10 महीने तक, 2 बार नीट का शिफ्ट भी हुआ, तभी वो कंप्लीट सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। तो लेकिन फिर वो मैंने खुद से ही डिसाइड किया कि चलो थोड़ा रिस्क लेते हैं, छोड़ो वो पूरा सिलेबस पढ़ना ही नहीं है। तो फिर लाइक 1 महीने इंटर्नशिप, 1 महीने के बाद से ही मैंने फुल सिलेबस को हटा ही दिया, पूरी तरीके से हटा दिया। मतलब मैं आईपैड में पढ़ते थे, मतलब हम सब आईपैड में पढ़ते हैं, पता है। ऐसा था कि फिर एक अलग सा फोल्डर बनाया उसमें, मतलब हमारे पास गुड नोट्स में, और वो रैपिड रिवीजन सबका हमने वो किया, एक जगह पे किया कि यही पढ़ना है बस। और फिर दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट इन माय प्रिपरेशन टाइम, ऐसा बोल दो, जिसकी वजह से फिर फाइनली आई गॉट दिस रैंक। क्योंकि बेसिकली वो बहुत कंसाइज रहता है, मतलब जहाँ तुम्हें 1200 पेज पढ़ने हैं वहाँ तुम्हें 150 पेज पढ़ने हैं, बहुत डिफरेंस है यार, 150 पेज पढ़ने हैं। और फिर उसमें ना फिर तुम ज्यादा रिवीजन दे पाओगे, अगर तुम जल्दी पढ़ पाओगे ना तो तुम रिवीजन भी ज्यादा पाओगे, प्लस यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम जिसमें तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नो, क्योंकि इवेंचुअली तो तुम्हें वो ही आना है ना, एमसीक्यूज आना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो अगर आप सिलेबस अपना जल्दी खत्म करते हो तो फिर एमसीक्यूज के लिए टाइम बचता है, तो वो तुम कर सकते हो। तो उससे तुम ना बाकी लोगों से एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हो। तो ऐसा ही था कि मैंने, और फिर ना एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता है, मतलब यार 80 पेज पढ़ना है, जैसे पीट्स जो है नहीं पीट्स नहीं, साइकेट्री में बस 45 पेज पढ़ना है, डरमा में 60 पेज पढ़ने हैं। तो यार बंदे को लगता है 60 पेज तो है, पढ़ देंगे, मतलब पहले से पढ़ी नहीं रहती है कि भाई कैसे करेंगे। तो और फिर एक बार को वो हो भी जाता है 50-60 पेज, तो फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है
कि भाई चल पढ़ दिया, साइकेट्री खत्म कर दी, 50 पेज पढ़ के, वो अलग बात है कि तुम्हें उतना आ नहीं रहा है, लेकिन एक कंप्लीशन वाला वो सेक आ जाता है कि हाँ तुमने पढ़ लिया एक बार, देख लिया एक बार, है ना। और फिर 60-70-80% चीजें होती है। अब जैसे और उसके साथ फिर तुम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो, मतलब टाइम मिलता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो फिर चीजों को ज्यादा, जो चीजें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है जो कि नहीं है तुम्हारे उसमें, तुम चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम अपने रैपिड रिवीजन में ऐड कर सकते हो। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था इसमें कि जैसे जब तू पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ क्यूबैक करें एज क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर? देखो स्टार्टिंग में जैसे कैसे होता है भाई मैं सब पढ़ दूं, ठीक है, फिर अपने को औकात समझ आता है कि नहीं भाई सारा तो पढ़ नहीं सकते, तो तुम रैपिड रिवीजन पे आ जाते हो। तो वैसे क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में भी सेम चीज है। तुम्हें एक बार को लगता है कि सब कर दे, फिर तुम करने जाओगे तो फिर पता चलेगा इतने आलतू फालतू क्वेश्चंस पूछते हैं ये, जिसका ना हाथ पैर कुछ है नहीं, और बिना सेंसलेस क्वेश्चन होते हैं, और खामखा जस्ट दे आर किलिंग योर टाइम। तो फिर मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था कि सब क्वेश्चन कर दूंगा, मतलब अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे साइकेट्री में ही अगर मैंने कुछ 2-3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ये डिप्रेशन और सिज़ोफ्रेनिया वगैरह, तो इसके मैं क्वेश्चंस करूंगा। इसे क्वेश्चंस कर रहा था मैं पहले मॉड्यूल वाइज, कि मॉड्यूल वाइज उधर क्वेश्चंस है ना, तो फिर मुझे लगा कि बहुत आलतू फालतू क्वेश्चंस है और बहुत इररिलेवेंट चीजें हैं, इतना हाई लेवल आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो फिर ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, तो मुझे क्यों करना है वो, मैं भी नहीं करूंगा तभी भी चलेगा, ऐसा करके। तो फिर फाइनली मुझे ऐसा है कि सारा क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, प्रीवियस ईयर पहले एक बार कर लो, अगर प्रीवियस ईयर हो जाता है, और प्रीवियस ईयर में ज्यादातर चीजें प्रीवियस ईयर की ना रैपिड रिवीजन में होती है, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन भी बनाते हैं जो भी फैकल्टी, वो देख के ही बनाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के बिल्कुल वही डाल देते हैं। तो ज्यादातर चीजें तो तुम्हारे इसमें होते हैं रैपिड रिवीजन में। बाकी अगर कुछ चीजें नहीं है तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो अपने रैपिड रिवीजन नोट्स में। बाकी तुम्हें ऐसा भी नहीं करना है कि सब कुछ ऐड करे जा रहे हैं, तुमने अपने रैपिड रिवीजन नोट्स को भी कंप्लीट नोट से बड़ा बनाना ऐसा नहीं करना है। तो बेसिकली मतलब रैपिड रिवीजन के साथ नॉर्मल मॉड्यूल्स से ज्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है, राइट, है ना? तो ये सब तो ठीक है, बट एक्चुअल में मुझे स्टार्टिंग में मेरा यही सवाल था कि भाई तूने टाइम कैसे मैनेज करा भाई इंटर्नशिप के साथ, तू ये बता गया कि तू कैसे भागा, तेरी स्ट्रेटजीज क्या रहती थी? कुछ यार तो तुम्हारे से परेशान होंगे मारू भाई, सैंतन भाई अभी भी याद रखते हैं कि भाई आमिर तो आता था 1 घंटे में भाग जाता था। तो ये है, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं कि मैं इंटर्नशिप में काम नहीं करी, मतलब मुझे जहाँ पे थोड़ा प्रोसीजरल वगैरह लगता था तो वहाँ मैं कर देता था, बाकी रिटेन में मुझे इतना इंटरेस्ट वगैरह आता नहीं था, तो फिर मैं उसमें भागने की फिराक में थोड़ा बहुत रहता था। बेसिकली तुम्हें खुद ट्रायज करना है, अपने लिए लड़ना है, राइट? तुम्हें ट्रायज करना है कि तुम्हें क्या सीखना है, और ये तुम्हें लग रहा है कि काम का नहीं तो तुम भाग जाओ, टेंशन मत लो, अपने आप के लिए लड़ना। कोशिश तो करो एटलीस्ट, भाग नहीं पाओ तो कोशिश तो करो भागने की। अच्छा तो ये रहता है। हाँ, तो फिर यार ये जेआर्स भी देखेंगे क्या? जेआर को सेट कर लो, उसके बाद वो थोड़ा इजीली छोड़ भी देता है थोड़ा। हाँ, ये एक्सपर्ट इस मामले में हमारे मोहम्मद इरफान है, किसी को भी सेट करने के मामले में, भागने के मामले में इन्होंने अपनी 365 दिन के इंटर्नशिप में शायद ही 65 दिन भी इंटर्नशिप करी हो। अबे जाता था भाई मैं दिन तो मेरे होंगे पूरे, आवर्स मेरे कम होते थे भाई। हाँ, आवर्स नहीं मिनट्स बोल भाई, तू मिनट्स, ठीक है, आवर्स नहीं थे तेरे लिए, घंटे आवर्स ही होते थे भाई बेसिकली। अरे यार ऐसे पता है जेआर्स भी सही है, ऐसी बात नहीं, अगर तुम अच्छे से बात करो ना, उनको कन्विंस करो, वो छोड़ देते हैं। ये तो है, थोड़ा सा कोई विश करने वाला चाहिए होता है जेआर, तो यार कोई कर दे, वैसे कोई प्यार से बात नहीं करता उससे यार। हाँ, उनका ऐसी फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई रहता है जेआर में, इतना वर्कलोड है यार, पता ही है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर, बिल्कुल गधों वाली हालत होती है, तो उनका दिमाग खुद खराब रहता है, लेकिन उसमें भी तुम सही से बात करो या पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना आप। सुन आमिर, जैसे तूने तरीका बता दिया, मैनेज करने का तरीका बता दिया, कैसे करना है क्या करना है ये बता दिया, तो ये भी बता दे कि सोर्स, जैसे रैपिड रिवीजन मैरो में भी आता है, रैपिड रिवीजन प्रेप का भी आता है, और
एक नया सोर्स है BTR, जो कि आजकल काफी फेमस चल रहा है, राइट? तो तूने क्या क्या देखा है और व्हाट वुड यू प्रेफर या फिर व्हाट वुड यू सजेस्ट? देख, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ज्यादातर वही ऑलमोस्ट सारे मतलब प्लेटफॉर्म ले ले, मैरो का या फिर प्रेप का, इनका या BTR हो गया, उसमें ना 70 to 80% चीजें तो सब में ही सेम है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने पहले से MBBS टाइम से मैरो पढ़ा था, तो इसलिए मैंने प्राइमरी सोर्स मैरो रैपिड रिवीजन किया, ठीक है। सब चीज़ों के लिए मैंने स्टार्टिंग रैपिड रिवीजन मैरो से ही किया। लेकिन फिर यार तुम्हें इवेलुएट करना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है करके। जैसे मैरो का रैपिड रिवीजन में पीट्स वगैरह देखो तो 40-45 पेज का है और कुछ कंटेंट नहीं है, मतलब देखा जाए ना तो पता चल जाता है यार कि बिल्कुल ही कंटेंट नहीं है इसमें, तो उससे तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। मतलब मान लो कि तुमने अगर 40 पेज का तुमने पीट्स पढ़ लिया, फिर तुमने क्वेश्चंस किए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही, फिर तुम देख रहे हो यार तुम्हारा 50% 60% भी स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा है, तो मतलब फिर यार कंटेंट अच्छा नहीं है, मतलब कंटेंट कम है। तो फिर इस चक्कर में मैंने फिर पीट्स नहीं पढ़ा, मोनिश पढ़ता था, पीट्स नहीं पढ़ा मैरो का, मोनिश पढ़ता था प्रेप का, तो उसने बताया कि प्रेप का रैपिड रिवीजन अच्छा है, तो फिर प्रेप के रैपिड रिवीजन के लिए मैंने पीट्स ले लिया। तो फिर मैं कुछ चीज़ें जो मुझे लगता था कि कम है, जिससे मेरे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे प्रीवियस ईयर भी, तो फिर उस चीज़ के लिए मैंने प्रेप पे शिफ्ट किया। बाकी प्राइमरी सोर्स मेरा मैरो ही था। बाकी ये कौशिक, ये बहुत ही इंडिसिसिव बंदा है, हर दूसरे दिन नई चीजें लाता था और इरफान भी अच्छा डीवीडी लेके आया हूँ, देखेगा क्या भाई, बहुत सही है भाई, मतलब बस 40 पेज का है, इसमें सब कुछ हो जाएगा। फिर डीवीडी थोड़ा सा पढ़ के देखा, फिर यार मुझे लगता है ना इतना जम्बल्ड होना सही नहीं है यार। मतलब तुम बहुत ऐसा है ना, तुम लोगों को देखोगे तो डीवीडी भी पढ़ रहे हैं, कोई BTR भी पढ़ रहा है, तो फिर ना तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। बस तुम्हें ना अपना तुमने जो चूज किया है उस पर स्टिक रहना है और खामखा टेम्प्ट नहीं होना है कि भाई मैं डीवीडी भी पढ़ लूँ, BTR भी पढ़ लूँ, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ये सब नहीं सोचना है। तुम्हें बस जो तुम्हारा प्राइमरी सोर्स है उस पर स्टिक रहना है और क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, बस ऐसा है। फोमो नहीं लेना, मतलब बेसिकली। हाँ, मतलब बेसिकली मेरा मैरो था प्राइमरी सोर्स ऑफ रैपिड रिवीजन, और शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए मैंने प्रेप लिया था। लाइक फाइनल ईयर की जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, साइकेट्री, डर्मा, ये सब के लिए तुम वो ले सकते हो, ठीक है, प्रेप ले सकते हो, पीड। ठीक है यार देख, फॉर मी, मैं सच बताऊं तो पता क्या, सही बात है कि यार पता है जब हम कोई भी एक टॉपिक करते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट करते हैं, तो हम पता है उसमें 80 या 70% जैसे आमिर ने बोला वो उतना ही हमारा टॉपिक रहता है, ठीक है। फिर फाइनली तुम रियलाइज करोगे ना कि जब तुम क्वेश्चंस करोगे यार ये तो हमारे टॉपिक में नहीं है, ये तो मेरे नोट्स में नहीं है, दूसरे नोट्स में, देन पता है तुम तब ना फोमो में रह जाते हो कि यार ठीक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था पर हमारे नोट्स में नहीं कवर्ड है, तो फिर हम दूसरे नोट्स भी देखने लग जाते हैं, पता है। तो सबसे बड़ी डिलेमा यही रहती है कि तुम्हें ना अपना जो भी तुमने नोट्स लिया है, ठीक है, एवरी नोट्स इज इवन गुड, ठीक है, सब इवनली बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज्यादा बढ़िया है कुछ है। एक डिफरेंस आ सकता है कि ठीक है कुछ नोट्स आर वेरी कैची फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, तो बस ये देखो कि कौन से नोट्स तुम्हारे लिए कैची हैं, बाकी कंटेंट सब में ही उतना ही है, किसी में 10 ज्यादा होगा, किसी में कुछ ज्यादा होगा, ठीक है, तो इट एक्चुअली डजंट मैटर, ठीक है। फर्दर अगर तुम्हें बिल्कुल वो टॉपिक ऐसा लगता है कि ये तो मिस आउट कर दिया हमारे नोट्स में पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर, तो जस्ट एड इट डाउन, अदरवाइज और कुछ ऐसा नहीं कि यार तुम फिर से सारे टॉपिक्स ही उस दूसरे नोट से पढ़ने लग रहे हो, ठीक है। तो बहुत तुमको ना स्मार्टली करना पड़ेगा कि और कि एक तो नोट सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद स्टिक टू दैट नोट्स, और अगर हो सके तो ऐड वैड कर दो, वरना तुम्हें 100% पढ़ने की जरूरत है भी नहीं एक्चुअली में, ठीक है। बस ये है कि वो फोमो वाली जो फील है ना उसको थोड़ा सा घटाना पड़ता है, मुझे लगता है स्पेसिफिकली, मेरे को बहुत ज्यादा होता है फोमो वाली फील के चक्कर में। देखो भाई फोमो सबको होता है भाई, वो तो रहेगा एंकर। That's the thing ना कि वो मेरे को रहता था हमेशा से, so I can personally feel this, so I guess वो पता है वो बहुत गलत चीज होती है, ज्यादा से ज्यादा तुम कुछ ऐड कर दो, क्योंकि ऐसा रहता है तुम डिलेमा में रहते हो ना, तो तुम्हारा प्रिपरेशन का जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, पता है। सही बात है, बेटर कि तुम करो, ठीक है, कम चीज करो, उतने को एक बार कर लो ना, तो इट्स बेटर फॉर योर ग्रोथ। मैं बता रहा हूँ, देख मेरा ऐसा था, मैंने भी स्टार्ट किया था, कौशिक और आमिर हम लोग साथ ही स्टार्ट करते थे, तो मुझे वो सही लगता था, जैसे हम लोग पढ़ते थे प्रेप लेटर से पहले पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट पढ़ा प्रेप लेटर से रैपिड रिवीजन, फिर हम सब्जेक्ट टेस्ट देते थे मैरो के,
तो जो मैरो के सब्जेक्ट टेस्ट में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फॉर्म में वो आ जाता था, वो फिर हम लोग ऐड कर लेते थे हमारे इसके टैबलेट के नोट्स में, मैरो के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद एक बार सब्जेक्ट टेस्ट के बाद दोबारा देने की जरूरत नहीं होती है सब्जेक्ट टेस्ट। उसके बाद तुम जाके जीटी दो या फिर प्रीवियस ईयर करो, वो देने की जरूरत नहीं है। अगर आए तुम्हारे जीटी में फिर तुम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, वो भी तुम्हें लगे कि इंपॉर्टेंट है। वहाँ ऐसे रैंडमली ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, वो चीज़ ऐड कभी नहीं करनी होती, चाहे जीटी में आए चाहे कहीं पे भी आए। तो इससे तुम्हारे नोट्स तो अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अब ऐसा फर्दर तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, जैसे मैंने तो फिर आके मार्च में या अप्रैल में जब हो गया था तो मेरा ऐसा लगता था मुझे ये भी ज़्यादा लगता था, फिर मैंने शिफ्ट करा था बीटीआर पे कि मुझे ऐसा था कि मेरे को ये जो चीज़ याद है वो मैं भूलूंगा नहीं, तो मैं कंसाइज करना चाह रहा था अपने नोट्स को, तो फिर मैं आ गया बीटीआर पे। तो इवन लास्ट डेज में लाइक मैं जून में बीटीआर एक 300 पेज की 4-4 दिन में पढ़ लेता था, 5-5 दिन में पढ़ लेता था। तो मैं उसको मल्टीपल रिवीजन देता था, एक बार रिवीजन देता था, एक जीटी देता था, फिर रिवीजन फिर जीटी। तो ये मेरा ऐसा था कि मुझे लगता था कि ये मेरे लिए वर्क किया। और जितना तुम रिवीजन मल्टीपल रिवीजन ही देना है, तो बीटीआर भी कोई बेकार नहीं है, उसमें इतनी सारी डिटेल है ना, पढ़ के समझ में आता है, उसमें सब कुछ है। बस ये है कि तुम कितनी बार पढ़ सकते हो, और जो तुम पढ़ चुके हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम जैसे कुछ टॉपिक नहीं बोलोगे, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, या फिर जैसे अपने निमोनिक बना के रखते हैं, आरसीएससी तो स्कोर हो गया, या कोई भी जैसे स्कोर अपन बना लेते हैं कि अपन को पता है कि ये चीज़ तो हम कभी भूलेंगे नहीं। एक जैसे सबसे अच्छी होती है अपनी माइक्रोबायो होती है, वो बंदा एक बार अच्छे से पढ़ लेगा, वो कभी गलत करेगा ही नहीं, उसको इतने आते भी नहीं। तो जो मेरा माइक्रो का लास्ट था ना, मैं 1 या 1.5 पेज की माइक्रो थी मेरी, फिर मुझे लगता था मैं ये भूलूंगा तो मैं वही पढ़ता था। तो मैंने ऐसे कंसेस कर लिया था, तो 4-4 दिन में पूरा पढ़ लेता था। तो मेरे लिए ये वर्क किया, तो मुझे लगता था ये मेरी अप्रोच थोड़ी ठीक थी। मेरे लिए यही वर्क करता है हमेशा भी। अच्छा, तो बेसिकली कंसेस करते जाओ, बेसिकली तो कह रहा है कि कंसेस करते जाओ। हाँ, तो बेसिकली तो कह रहा है कि जैसे एक तरीके से अपना एक छोटा रैपिड रिवीजन बना लो, यानी कि अपना जो तुमने नोट्स है ना, वो किसी और से मतलब नहीं, अपना खुद का होना चाहिए। तो तुम्हें पता है ना तुम क्या टॉपिक बोल सकते हो। जैसे मैं जो बोलूंगा तू नहीं भूलेगा, और जो तू बोलेगा मुझे मैं भूल जाऊंगा, ऐसा होता ही है, जनरली यही होता है। कोई कंसेप्ट तो है नहीं, ये तो बस तुम्हारी ये है कि तुम्हें कुछ कैसा याद रहेगा, किस फॉर्म में। तो ये तुम्हारे नोट्स तुम्हारे खुद के होते हैं। तुम्हें बस ये है कि ये पढ़ के फिर जीटी देते रहो। जीटी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि जैसे रैप लेटर के बहुत सारे जीटी फ्री में ही है भाई, दे दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ है प्रीवियस ईयर क्या ऐसे आते हैं जो ग्रैंड टेस्ट होता है ना, तुम्हें ऐसा रहता है तुम्हारे नोट से सब तरह के तुम कर पा रहे हो ना। जैसे मान लो बीटीआर कोई भी टेस्ट बहुत सारे फ्री आते हैं, तो तुम देख के देखो तुम्हारे RA 140 के राउंड भी आ रहे हैं ना, तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत सी जा रही है। एंड में भी अगर 140 तक आ रहे हैं ना, तो भी तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है। कोई भी इसमें चले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बस तुम्हारे जीटी में नंबर अच्छा आना चाहिए, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलता रहता है। और ऐसा भी नहीं है, मतलब ये जीटी वाला मेरे लिए वर्क करता है। तो तूने तो कभी जीटी दिया ही नहीं था, तेरी बात अलग होती है। मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है कि जितना कंसाइज करता है ना, तुम्हें जीटी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो तुम भूल जाओगे जो कॉमन टॉपिक है ना जीटी में, जो 150 क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल कॉमन टॉपिक से आएंगे। तो जीटी देने का फायदा ही रहता है, जो तुम रैपिड डिवीजन में तुम्हारा जो कंसाइज भी हो गया ना, तो तुम उससे भूलोगे नहीं। जो नॉर्मल टॉपिक पे क्वेश्चन तो आने ही है, तो तुम करते करते तुम्हें याद आता जाएगा ऐसा। तो ये ऐसा रहता है। जैसे ऐसा रहता है ना, लोगों को डर रहता है कि मान ले तुमने 50% टॉपिक पढ़ा है, जीटी मत दो। 13 में मुझे इसलिए सही लगता था ना, तू चाहे कम भी पढ़ा ले तो जीटी देता था। तो तू मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीटी दे देना ज्यादा बेटर रहता है, रादर देन तुम छोड़ दो, पूरा पढ़ने का वेट करो। पूरा पढ़ने के वेट के चक्कर में तुम्हारा बहुत टाइम ऐसे चला जाएगा। हाँ, जीटी देना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि तुम प्रोग्रेस देख सकते हो अपनी। दूसरी चीज ये है कि उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि तुम्हें ना रैपिड रिवीजन में मिलेंगे ना प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, बट जब तुम वो सवाल पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई हाँ, ये इंपॉर्टेंट तो है। और या फिर वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से घुमा के पूछा हुआ होगा जो कि तुमने पढ़ा होगा बट फिर भी तुमने गलत कर दिया, तो उससे तुम्हें, मेरे को लगता है, क्वेश्चन करना भी आ जाता है, क्वेश्चन को अप्रोच करना भी आ जाता है, क्लैरिटी आती है चीजों की। हाँ, ये तो है। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ना, ये सही रहता है कि तुम्हारे साथ ना कोई स्टडी पार्टनर हो। जैसे कि मैं और कौशिक थे, पहले हम दोनों साथ थे, और बाद में इरफान भी आ गया था। तो पहले मैं और कौशिक साथ जीटी देते थे। क्यों नहीं घटिया ही आ रहा है, एकदम ही, मतलब 120 आ रहा है, 108 आ रहा है, लेकिन हम साथ देते थे। 120 घटिया नहीं होता साले। नहीं ब्रो, चलो। फिर भी कौशिक का बहुत टाइम ऐसा भी आया जब मेरे 130 आते थे, कौशिक के 90, 92, 93 भी आते थे। लेकिन फिर भी ये बंदा अगली बार भी अगर मैं जीटी देता था तो ये मेरे साथ देता था।
बाद में इरफान भी ऐड हो गया, फिर हम तीनों साथ में जीटी देते थे। इससे अच्छा ये होता है ना यार, तुम 200 क्वेश्चन ना एक साथ इवेल्युएट नहीं कर पाते हो, मतलब जीटी देने के बाद अगर साथ में रहते हो ना, फिर इवेल्युएशन बहुत तेज सा हो जाता है, फिर तुम साथ में डिस्कस कर लेते हो। जैसे उसने इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचा था, उसकी क्या अप्रोच थी, तुम्हारी क्या अप्रोच थी, तुमने बता दिया, उसको कुछ नया सीखने को मिला, उसकी अप्रोच जो थी उसने बता दिया। तो इससे ये रहता है कि हाँ यार, इस क्वेश्चन को ऐसा भी सोचा जा सकता था, मतलब तो दैट इज वेरी हेल्दी। तो साथ में एक या दो हो ना तो सही रहता है, और जीटी देना इम्पोर्टेंट है यार। और मेरे को एक इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ लगता है, ऐसा होता है कि अगर तुम ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑफ में हो, ठीक है, देन यू कैन एक्चुअली डिस्कस अमंग योर ग्रुप, ठीक है। पर जैसे इंटर्नशिप आती है तो किसी की हेक्टिक ड्यूटी लगी है, किसी की कुछ ड्यूटी लगी है, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि ना इंटर्नशिप के साथ ऐसा नहीं कर सकते तुम। इंटर्नशिप में अगर तुमको डिस्कशन करना है ना, तो सिर्फ वो जीटी या क्वेश्चन डिस्कशन हो सकता है, उसके अलावा तुम संडे पढ़ नहीं सकते वो सिर्फ संडे में। तो मेरे एक और पॉइंट है जो मैं ये कह सकता हूँ तुमको, ठीक है, कि एक पॉइंट आएगा तुमको कि यार शिट यार ये तो बढ़ ही नहीं रहे, और फिर ये सेम आमिर के साथ आता है, एक मेरे साथ भी आया, ठीक है। और प्लस एक और पॉइंट क्या आता है, साला मेरे तो कम ही आता है, इसके ज्यादा ही आता है, ये भी एक बहुत इश्यू होता है। तो मतलब इसमें अपने आप को कम नहीं आता है। तो पर इसमें एक चीज तुम्हें बहुत नोट करनी पड़ेगी, अगर तुम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो ना, तो इट्स बेटर कि तुम डिस्कस करके या आपस में साथ बैठ के जीटी मत दो, लेट इट बी वेरी पर्सनलाइज्ड। अगर तुम ऐसे कोई तुम्हारा नेचर है, ठीक है, अगर तुम बहुत न्यूट्रल हो, ठीक है, इफ यू आर वेरी चिल काइंड ऑफ पर्सन, तुम आपस में तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत सही है, तो देन तभी दो, वरना तुम्हारे लिए वो नेगेटिव ही देगा। अगर तुम थोड़े बहुत भी कॉम्पिटिटिव, तुम वैसे बंदे हो ना, तुम्हें लगेगा कि यार मेरे उसके ज्यादा आ रहे, मेरे तो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाए, उसको देना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल, तो भाई मेरा तरीका फॉलो कर लो, दो ही मत। देख जीटी में ना बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे इरफान ने बताया कि 150-140 क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट ही होते हैं, जो कि समझ आते हैं कि इजी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये तुम्हें पढ़े हुए भी होते हैं, पढ़े हुए भी होते हैं। फिर उसके अलावा जो 50-60 क्वेश्चन होते हैं ना, तो फिर उसमें फिर तुम्हें कैसे रूल आउट करना है कि ये तुझे जानना चाहिए या फिर नहीं जानना चाहिए। मतलब तुम उस क्वेश्चन जब तुम देखोगे तो फिर समझ आएगा कि जो तुमने ऑप्शन किया था वो कितने % लोगों ने किया है। 20% लोगों ने तुम्हारे जैसा ही किया है, ठीक है, और बाकी सबने 30% लोगों ने ऐसे, किसी ने 40%, 30% ऐसे करके आ रहा है। मतलब कोई एक आंसर कोई 50% से ज्यादा सही नहीं कर पा रहा है। मतलब जो उसका पर्टिकुलर आंसर है वो 50% से ज्यादा अगर लोग नहीं कर पा रहे तो वो किसी काम का नहीं है। वो किसी काम का नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है जो कि ना 50% से ज्यादा लोग सही कर रहे हैं, तो फिर यार तुझे भी आना चाहिए वो। तो अगर तुझे नोट्स में ऐड नहीं करना है तो तू उसे बुकमार्क कर सकता है। लेकिन मैं बुकमार्क का बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना बुकमार्क भी ना बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। जैसे मैंने तुम्हें ये लोग क्वेश्चन बताया कि ना कोई जीटी में 50% से ज्यादा लोग सही कर रहे हैं कोई क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन तुमने गलत किया है, लेकिन तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है वो क्वेश्चन, मतलब कि तुझे अनइम्पोर्टेंट सा लग रहा है। तो उससे मैंने ब्लू मार्क, 3 बुक मार्क आते थे, एक ब्लू, एक येलो और एक रेड आता था ना नीचे। भाई मेरे को तो एक ही पता था। यार खुदा इतनी भी चीजें होती है। ये भी होता है यार। तो मैं ऐसा करता था, जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए और मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना चाहता हूँ उस चीज पे, तो उसको मैं ब्लू मार्क करता था। मतलब बाद में मैं कभी एक बार और देखना चाहूंगा उसको, उसके बाद नहीं देखना चाहूंगा, तो उसको मैं ब्लू मार्क करता था। अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ और वो मेरा गलत हो गया है, तो मैं एक बार तो बाद में देखना चाहूंगा उस चीज को, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैंने एक बार ही गलत कर दिया और आंसर पढ़ लिया है तो मुझे बाद में हमेशा याद रहेगा सही आंसर, ऐसा नहीं होगा ना। तो फिर मैं ऐसा करता था, जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत है वो सबको मैं एक ही बार देखना चाहूंगा, बाद में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो उसको मैं ब्लू मार्क करता था। लेकिन अगर कोई मेरा क्वेश्चन सही भी है बट उसके नीचे का जो टेबल है या पर्ल है वो एक हाई यील्डिंग पर्ल है, उसमें एक पर्ल से 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं, या फिर इस पर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, इस पर्ल से आने की प्रोबेबिलिटी, तो उसको मैं रेड मार्क करता था कि बाद में अगर इन द पीक टाइम, मतलब जब एग्जाम आने वाले होंगे, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं ये रेड कलर के जितने पर्ल्स होंगे मैं एक बार देखना चाहूंगा। मतलब रेड कलर के जो मैंने बुक मार्क करे हैं, है ना, उस टाइम पे मैं ब्लू वाले नहीं देखूंगा, क्योंकि यार वो ऑब्वियसली उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। वो मैं एक बार देखना चाह रहा था, अगर बीच में कभी मुझे टाइम मिल गया तो मैं देखा, नहीं भी मिल पाया तो छोड़ दिया। लेकिन एग्जाम से पहले मैं एक बार वो रेड कलर के जो पर्ल्स थे
जिसमें जो मैंने मार्क किए थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्ल था या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था या आने की प्रोबेबिलिटी है जो कि इंपॉर्टेंट था मेरे पर्सपेक्टिव से, तो वो मैं देखना चाहूंगा। तो वैसे मैं रेड करता था, जो मुझे इंटरमीडिएटली इंपॉर्टेंट लगता था उसको मैं येलो मार्क करता था, और जो मुझे अनइम्पोर्टेंट लगता था पर मैंने गलत किया है उसको मैं ब्लू मार्क करता था। मतलब उनका बेसिक ये कहना होता है कि तुम ऐसी पढ़ाई करो कि लास्ट के 10 डेज में तुम सब कुछ एक बार रिवाइज कर पाओ, और अपना या तो तुम कंसाइज कर लो या तो तुम रैपिड रिवीजन से पढ़ लो, या तो इरफान ने जैसे अपना बताया कि 20th नोटबुक बना लो, उसमें इंपॉर्टेंट या वोलेटाइल चीजें डाल लो, ऐसा करके तो लास्ट के 10 डेज में तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए हर चीज के लिए। तो ऐसा कहते हैं। तो ना उस टाइम पे तुम ज्यादा क्वेश्चंस मत करो लास्ट के 10 डेज में, बस एक बार ही ऊपर से चीजें देख लो जो तुमने पढ़ी है ना, क्योंकि अगर तुम देख के जाओगे तो उस टाइम पे ही अगर क्वेश्चन आ गया ना तो तुम्हें तुरंत स्ट्राइक करेगा वो चीज। अगर बहुत पुराना तुमने पढ़ भी रखा है, तुम्हें आता था, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि तुम्हें एग्जाम में स्ट्राइक भी करेगा, क्योंकि वो बहुत प्रेशर भी होता है यार एग्जाम में। तो इसलिए ना लास्ट में वो 10 डेज में बोलते हैं कि सारा एक बार को जल्दी देख के जाओ सिलेबस। लेकिन मेरा ना, मुझे ऐसा याद है INI सेट के 2 दिन पहले मैंने फिर से एक रिस्क लिया था। वो ये था कि वो रेड मार्क बुक मार्क में पूरे दिन में एक दिन निकाला था, और उसमें लगभग 700 से 800 रेड बुक मार्क जो मैंने किए थे वो मैंने पढ़ा था। मुझे ऐसा पता था कि ना ये बिल्कुल आउट ऑफ द कोर्स है, मैं कुछ अलग सा कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे अपना सिलेबस जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मुझे देखना चाहिए था, क्योंकि उसकी मेरे पिक्टोग्राफिक मेमोरी है मेरे पास, वो चीज़ देखना चाहिए था। अब बुक मार्क तो मैंने बस बुक मार्क किया है, पढ़ा नहीं है, तो ये एक रिस्क टाइप का है। लेकिन फिर स्टिल मैंने लिया था, और उस दिन मैंने पूरा जितना भी प्रिपरेशन किया था 2 दिन पहले INI सेट के, उस दिन मैंने 700 बुक मार्क अपने देखे थे रेड वाले। और यार उससे ना एक सेंस ऑफ कंप्लीशन लग रहा था मुझे, वो बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो एक अच्छा पॉइंट था, मतलब एक अलग था थोड़ा। अच्छा मेडिसिन को भी लेके लोग बहुत ज्यादा डर में रहते हैं यार, मतलब मेडिसिन लेके तो डरना नहीं चाहिए। अबे बहुत ज्यादा उसी में टाइम दे देते हैं फालतू। और मेडिसिन में जाओ ना तो भाई बहुत कंटेंट है, कंटेंट है, साल भर पढ़ता रहेगा तो भी खत्म नहीं होगा, कवर नहीं कर सकते उसको पूरा भाई। और इतना ना जितना वो तुम्हारा मेहनत ले लेगा ना उतना वो आउटपुट देगा भी नहीं। एग्जाम देते टाइम जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है या फिर लास्ट डे स्ट्रेस, बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है भाई। ब्रो देख ये है ना, देख वो मैं मान रहा हूँ कि एग्जाम के टाइम पे प्रेशर रहता है, लेकिन यार वो तो सबके लिए है ना, वो तो सबके लिए है। तो कोई मतलब नहीं है कि खामखाई उसके बारे में ज्यादा सोच के बिल्डअप इतना ज्यादा करके कि ना तुमने जो पढ़ा है वो सब वेन में जाए से बेकार जाए, और तुम्हें जो स्ट्राइक करनी चाहिए वो चीज भी नहीं स्ट्राइक कर रही है। तो तुम अगर काम कंपोज रहोगे ना तो चीजें स्ट्राइक करती है। तो जैसे इसलिए मैंने ना थोड़ा लास्ट दिनों में ये भी होता है, मतलब जैसे मैंने तुझे बताया था कि लास्ट के 10 दिनों में थोड़ा लोग चाहते हैं कि रिवीजन कर ले नोट्स के, वो देख ले कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, एक बार ऊपर से देख ले पिक्टोग्राफिक मेमोरी के लिए, और फिर लास्ट के 10 दिन में एक GT तो वो दे ही दे, ताकि वो कम से कम GT से इतना डिस्टिंक्ट ना हो जाए कि फिर वो उसको एक नया GT लगे, वो जो मेन एग्जाम में देने जा रहा हो। तो एक GT दे दे लाइक 4-5 दिन पहले, हाँ, तो वो हो जाना चाहिए ना। तो और फिर दूसरी बात है यार, वो तो तुम्हारे ऊपर है कि मतलब अपने आप को काम कंपोज रखे। लाइक मैं मोनिश के साथ गया था ना, हमारा सेंटर सेम था, तो उससे पहले वो INI सेट के लास्ट जो नाइट थी उस दिन वो मैच था RCB और CSK का, हम पूरे रात मैच देख के गए पूरी मैच देखे, और मैच देखने के बाद सोए, उसके बाद गए। और फिर मुझे एंजाइटी भी नहीं थी, मतलब जब मैं एग्जाम भी देने जा रहा था ना तो ऐसा बहुत अपने कॉलेज वाले बहुत सारे लोग मिले थे, बट फिर ऐसा मैंने वो एंजाइटी डेवलप नहीं होने दी। मतलब तुम बकचोदी करते रहो, एंजाइटी डेवलप नहीं होती अब तुम भयंकर अलग सा वो उसके अंदर सोचते रहोगे कि भाई क्या होगा, भाई मेरी क्या रैंक आएगी, मुझे याद आएगा नहीं आएगा, तो भाई पक्का नहीं आएगा ये तो है भाई, अगर ये सब सोच लोगे तो। और फिर जब मैं जैसे तुम एग्जाम देने जाते हो तो थोड़ा सा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, जब वो बिठा के रखते हैं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करते, हाँ भाई, वो होता है असली टाइम जब एंजाइटी डेवलप होती है। उससे पहले तुम कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, तो फिर कुछ ना कुछ कर रहे होते हो तो इतना ध्यान नहीं आता, और उस आधे घंटे में ना 1.25 घंटे में बहुत एंजाइटी हो जाती है।
कि भाई अभी अभी पता नहीं पेपर कैसा आएगा, मैंने पढ़ा है उसमें से आएगा नहीं आएगा, मैं पता नहीं कैसा स्कोर करूंगा, मेरे एक्सपेक्टेशंस हाई, ये सब बहुत सारी चीजें आती है। भाई मैं जाते ही सो गया उधर, मैं बोला इससे पहले कि कुछ आए सो जाओ। बाजू वाले को बोला भाई जैसे 5 मिनट बाकी होगा उठा देना आप मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, मैं बोला मैं सो रहा हूँ, मैं सोया, फिर उठ के अपना एग्जाम दिया। भाई डेवलपिंग मत होने दो, बहुत अफेक्ट करता है यार वो, मैं लिटरली बता रहा हूँ। ये तो है, मेरे को लगता है सारे लॉन्डो का यूनिवर्सल ही है कि हम सबका ना एंजाइटी को लेके ना, कुछ भी दिमाग में, कुछ भी दुनिया में कोई भी स्ट्रेस चल रहा है, एक ही डिफेंस मैकेनिज्म है, वो नहीं जो तू सोच रहा है। वो भी है, वो तो है भाई, वो तो यूनिवर्सल है। जो एक यूनिवर्सल और एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम सबने डेवलप कर रखा है, वो होता है ह्यूमर। हमने साइकियाट्री में भी पढ़ा है भाई। कुछ भी चीज हो, भयंकर खतरनाक से खतरनाक, सैड से सैड, कुछ भी हो भाई, उसमें मजाक में उड़ाना भाई लॉन्डो से सीखे कोई। तेरे लिए पूरी प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या था? चैलेंजिंग ये था ना यार कि हर कुछ दिनों पे, मतलब जैसे तुम आजू बाजू देखते हो, सराउंडिंग देखते हो ना, वो ये पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रहा है, या फिर जैसे हम आपस में बात करते थे तो कौशिक कुछ कुछ कंटेंट लेके आता था, भाई डीवीटी भी अच्छा है, कोई बोला भाई बीटीआर भी अच्छा है। भाई मेन चीज है ना, तुम्हें डेविएट नहीं होना है उस चीज से, मतलब ये वाला। और फिर ना अपने आप को तू रिस्ट्रिक्ट करके रखना, वो बड़ी चीज होती है ना। एक तो तुमने पहले ही मेन सब्जेक्ट को, मेन पूरे कंप्लीट सिलेबस छोड़ रखा है, रैपिड रिवीजन पे तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, और उसमें भी तुम साथ में कुछ असिस्टेंस नहीं ले रहे हो डीवीटी या बीटीआर वीटीआर का, तो फिर तुम रिस्क पे ही खेल रहे हो बेसिकली। तो फिर ना इसमें भी फिर मुझे बीच में दो तीन बार ऐसा लगा कि यार कुछ और भी ले लेता हूँ, कुछ और भी कर लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे बस एट द बैक ऑफ माई माइंड ये था कि देख, अगर मैंने कुछ भी कंटेंट बढ़ाया तो मैं वो लास्ट के 10-15 दिन में ना वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखा कि नहीं भाई, लोगों को जो करना है करे, जिसको जो पढ़ना है पढ़े, अपने को कौन सा, अपने को बस एक सीट चाहिए और कंपटीशन तो अपने आप से ही है। रिस्ट्रेन करके रखना है कि नहीं भाई मुझे डेविएट नहीं होना है, जो मेरा कंटेंट है बस उस पे ही रहना है, और इससे ही इसको ही पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो बेसिकली तेरे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट था फोमो को ओवरकम करना, राइट? हाँ बस ये चैलेंजिंग था भाई। चैलेंज है यार, ये क्या भाई। हर 5 दिन बाद मुझे भाई नया चैलेंज नजर आता था। मेरा चैलेंज ये था कि मुझे लगता था कि मेरी इंटर्नशिप टाइम से पहले होम आएगी, नहीं हो पाएगी। वो तो उन्होंने दिन बढ़ा दिए भाई, उन्होंने दिन बढ़ा दिए, वरना मैं अगले साल देता रहता। लिसन, मैं मतलब मेरे को जो फील हुआ कि आई वाज रियली लैकिंग इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा है कि हम दोनों जीटी एक साथ देते थे आमिर और मैं, ठीक है, और लेटर ऑन मैंने देना ही छोड़ दिया था, ऐसा नहीं, ठीक है, बट ही स्टिल कंटिन्यूड, ही शोड द डिसिप्लिन एंड उसका रिजल्ट है, सीधी सी बात है भाई। मैं और इरफान छोड़ दिए भाई, हमने छोड़े नहीं, ठीक है। डीवीटी साला तू डीवीटी लेके आया था आराम से, तेरे चक्कर में डीवीटी वीडियो देखा। तो मेरा सबसे बड़ा तो ये था कि ना, आई रियली, तुम कुछ भी कर लो ना, कि यार सोर्स हमारा, मेरा और आमिर का सेम था, ठीक है, तो सेम है भाई। हम जैसे बता रहे हैं कि यार रैपिड रिवीजन पढ़ा, वो पढ़ा, हम एक साथ जीटी भी देते थे, थोड़े बहुत जीटी नहीं दिए लास्ट में मैंने, पर रिजल्ट में कितना अंतर आया तुम देख रहे हो। सो भाई ऐसा होता है कि मुझको एक चीज रियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगा ना, कि सेम कंटेंट होने के बावजूद भी अगर तुम्हारा डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, ये होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब तुमको ना उसमें तुम क्या लैग कर रहे हो, तुमको क्या और चाहिए, ये तुम्हें फाइंड करना पड़ता है। और पता है यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा कि यार मिल नहीं रहा था कि मुझे एक्स्ट्रा और क्या करना है। समझ में आया कि जीटी तो दे रहा हूँ भाई, आज देखा मेरा एनाटॉमी थोड़ा वीक है, कल देखा तो एनाटॉमी स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो भाई मुझे कहना मेरे तुम जीटी दो, और मेरे पे ऐसा भी नहीं है तुम रैंक बेकार आ रही थी तो कुछ वैसा हो जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। तो एक्चुअली ना मुझे नहीं ऐसा जीटी देता था मैं, मुझे रियलाइज नहीं होता था कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, मेरा वीक सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होता है क्वेश्चन करने की स्किल होती है, जो मैं बहुत बड़ा लैग कर रहा था, पता है, टिल दी आईएनआईसीटी का एग्जाम जब हुआ था ना, आई वाज रियली लैगिंग द स्किल कि यार अब क्वेश्चन कैसे करना होता है, ठीक है। तुम आमिर से करवा दो कि उसे कुछ नहीं पढ़ा है ना वो टॉपिक, पर वो टॉपिक का क्वेश्चन वो 80% सही करेगा, तुम चाहे तुम 40%, हाँ, तो दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंस, गेस करना एक स्किल होती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि किस्मत हो गई,
क्योंकि इसका अगर इस जीटी में सही हो रहा है ना तो अगले जीटी में भी सही होगा। तो ये एक स्किल होती है अल्टीमेटली, ये कोई किस्मत नहीं होती है। तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। 10-20 क्वेश्चन ही है ना, ये 10-20 क्वेश्चन ही तो है, रैंक 10,000 से सीधे 1,000 के अंदर ले आएगा। हां ये सही बात है। तो मेरा ये सबसे बड़ा 10-15 क्वेश्चन ही होते हैं। मेरा सबसे बड़ा जो मुझे लैग रहा था, जो मुझे वो कम करना पड़ा था कि यार सब कुछ करने के बाद भी, जीटी देने के बाद भी मेरा यार कुछ चीजें इंप्रूव नहीं हो रही हैं। तो वो बहुत माइन्यूट सी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस होता है। जो तुम कर ही रहे हो ना उसी चीज में ना बहुत माइन्यूट तुम गलतियां कर रहे होते हो, तो यार उसको फिगर आउट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब वो तेरे लिए डिफरेंट होगा, मेरे लिए डिफरेंट होगा। सो इट्स लाइक फिगरिंग आउट द माइन्यूट थिंग कि यार तुम क्या गलत कर रहे हो ना। सो दैट एक्चुअली नीड्स अ वेरी स्मार्ट माइंड, यू नो, कि ऐसा नहीं कि रटने वाला ही कर लेगा, ठीक है वो कर लेगा, पर वेरी स्मार्ट माइंड भी ना थोड़ा बहुत अगर तुम अच्छे से करोगे ना, तो स्मार्टली खेलोगे तो यू कैन डू इट। आई गेस उतना अच्छा नहीं करोगे ऑब्वियसली, अगर तुम्हारी उतनी अच्छी मेमोरी नहीं है तो, ठीक है, विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन स्कोर गुड, आई गेस। सही भाई। बोलो देखो, फोमो के साथ नहीं जाना है कि सब कुछ मुझे पढ़ना है, सब कुछ कंप्लीट करके ही मानूंगा, ऐसा वाला नहीं जाना है, ठीक है। आपको ना थोड़ा रिस्क लेना है, लेकिन वो भी रिस्क नहीं हुआ, वो स्मार्ट वे ही हुआ आपको कि आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है और फिर फिर क्वेश्चंस करने हैं। ये दो मेन फोकस होना चाहिए। बीच में तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि भाई तुमने ये पढ़ा, अब बाजू वाला ये पढ़ रहा है, कोई ये पढ़ रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। तुमने जो चूज कर लिया वो ठीक है और उसको ही, उस पे ही तुम्हें बिल्ड करना है। तुम्हारे जीटी में कैसा भी परफॉर्मेंस आ रहा है, 120, 90, 80 ऐसे भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है, जीटी देते रहना है। आपके जो लास्ट के 4-5 वीकेस्ट सब्जेक्ट है वो टारगेट करना है आपको अगले जीटी तक, क्योंकि हमारे पास 19 सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि तुम जो अगला जीटी दोगे उसमें पूरा 19 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाओगे, इस बार नहीं पढ़ पाए थे तो इस बार भी नहीं, वो अगली बार भी नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा कि तुम 19 सब्जेक्ट पढ़ के ही चले जाओगे। अरे मैं एक चीज बताता हूँ यार, ऐसा भी है देख, अगर ना तुमने बीच में ट्रिप मारा तो ट्रिप ना ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए भाई, सब कुछ उड़ जाता है यार। सही बोल रहा है, पॉइंट है भाई, पॉइंट है। तुम्हें फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है। 2 दिन का जैसे, मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है बहुत और, मतलब ऐसे तो हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, तो मतलब ये है कि 2-3 दिन का ब्रेक ले सकते हो। 3 दिन से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि 2 दिन भी इनफ है। अगर तुम ले रहे हो तो ऐसा है कि कंटिन्यू चलते जाओ, नहीं जाओगे ना यार, कॉन्सेप्ट है ही नहीं चीजें ना इनमें, मतलब तुम भूलोगे। हाँ, वो तुम तो है। पढ़ना छोड़ोगे, भूलोगे, तुम्हारा रिदम आने में भी टाइम लगेगा, तो तुम्हारा 7 दिन के चक्कर में 15 दिन जाएगा। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। उसको थोड़ा सा तुमको, मेरे को लगता है कि मैं घर आ गया तो उसमें मेरे को हेल्प हुआ, क्योंकि घर वाले जो होते हैं ना वो एक मतलब पिलर की तरह काम करते हैं भाई। तुम भले तुम्हें खुद पे विश्वास ना हो, पर तुम्हारे घर वाले कभी तुम पे विश्वास करना बंद नहीं करेंगे। वो बस तुमको यही बोलते हैं कि भाई बेटा तू कर लेगा। यार मैं 1-2 चीज और ऐड ये करूंगा ना कि कुछ सब्जेक्ट जिस पे ना अच्छा एम्फेसिस देना चाहिए, वो 2 तो है, मतलब 2-3 तो है जो तुम्हें लास्ट के टाइम पे पढ़ना है एग्जाम से। मतलब मान लो कि तुमने बहुत सारे सब्जेक्ट लास्ट के टाइम पे तुम्हारे छूट गए, जैसे तुमने सोचा था कि लास्ट के 12 दिन 10 दिन में मैं सब कुछ पढ़ लूंगा करके, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो, तो 2 सब्जेक्ट तो तुम्हें खास एम्फेसिस देनी है, वो है गायनी और सर्जरी। भाई ये लोग, इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं यार, और अगर तुम पढ़े हुए हो ना तो तुम्हारे से गलत होगा ही नहीं। और तुम 20 क्वेश्चन में तुम्हारा स्ट्राइक रेट 18 अगर सही है, 20 क्वेश्चन में 18-17 सही है तो बहुत सही है। और ऐसा नहीं है कि तुम ला नहीं सकते, दोनों ही बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अच्छा खासा वेटेज है दोनों का, तो ये दोनों सब्जेक्ट पे ना खास एम्फेसिस होना चाहिए। और फिर ये भी है ना कि अगर कोई जैसे कोई बहुत ज्यादा भूलता ही है यार, देख सर्जरी में तो आजकल स्टेजिंग आ जाती है, तो तुम ये कर सकते हो कि जो तुमने अपना रैपिड रिवीजन रखा है उसमें से जो वॉलेटाइल चीजें हैं, स्टेजिंग वगैरह, तुम एक जगह पे कंपाइल कर लो स्क्रीनशॉट लेके। लाइक ये मैंने किया नहीं था, पर ये INI सेट के बाद मैंने सोचा था नीट पीजी के लिए करूँगा, तो मैंने किया भी था कि अपना जो भी क्लासिफिकेशन वगैरह रहते हैं ना, या फिर स्टेजिंग है रीनल कैंसर की या फिर वो लंग कैंसर की, ये सब तो आती है,
तो ये सब आते हैं। तो फिर उनको सबको मैंने स्क्रीनशॉट लेके एक जगह पे कंपाइल करके रखा था कि मैं एग्जाम से पहले स्टेजिंग पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि तूने कितना ही याद कर लिया हो, अगर एग्जाम से पहले नहीं देख के जाएगा तो फिर वो तू एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएगा यार। बाकी मैं एक एडवाइस क्या करना चाहता ना कि पता है ये जो हम चीजें बोल रहे हैं ना, ये हमारे साथ हुई है क्योंकि हम लोगों ने मैरो के बहुत लार्ज एंड वास्ट नोट्स करे थे हमने फर्स्ट सेकंड ईयर में, ठीक है, तो बाद में कभी काम नहीं आया। माइक्रो की देखी थी कितनी मोटी थी, याद है वो टकली भाई इरफान और मैंने तो बेच ही दी, वो गलती से बिक गई वो भाई, हमारे पास नोट्स ही नहीं थे भाई, रद्दी में दे दी वो सब नोट्स पढ़ने लायक नहीं है भाई। ये तो पता है, इसीलिए मैं कह रहा कि अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर या प्रॉफ एग्जामिनेशंस में ना ट्राई टू गो विद द लाइव क्लासेस वाले जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, आप उनसे नोट्स बनाओ। अगर बाय चांस आपने उससे बनाया ना तो आपको हमारे झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि यार आपको रैपिड रिवीजन से करना है, बीटीआर से करना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट सेकंड ईयर में जब भी हो, अगर आप कोई भी जूनियर सुन रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ना कोई भी डैम्स, भाटिया, कुछ भी सेरिबेलम की लाइव क्लासेस कुछ भी हो ना, वेल एंड गुड, सब इक्वली गुड है, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा सही लग रहा है तो दो दोस्त लेके 2 कोचिंग ले लो एंड शेयर द सब्जेक्ट्स। अगर जो जिस सब्जेक्ट में तुम्हें जिस टीचर में इंटरेस्ट है वो कर लेना, सप्लीमेंट करते रहो भाई अपना नॉलेज। बस ये है कि तुम ये सब चीजें ना बस उन बंदों के लिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नोट्स पढ़ रखे हैं मैरो के और बाद में इंटर्नशिप में आगे बिल्कुल 1 साल में क्या करें वो भी है, ठीक है। तो वो उन सब के लिए है। बाकी अगर तुम स्टार्टिंग में हो ना तो हमारी वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि यार फोमो में रहेगी, इतने बड़े बड़े नोट्स लेंगे, कुछ काम नहीं आता है, ठीक है। वो लास्ट में हम रोते रहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में पढ़ने कंफ्यूज क्यों था भाई, क्यों कंफ्यूज था, इसीलिए तो कंफ्यूज था कि भाई उतने बड़े नोट्स हैं, उसको कंसाइज करके नए नोट्स ले आना है, बंदे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग के फेज में हैं तो ये गलती करना ही मत, ठीक है। अगर आप गलती कर चुके हैं फिर ठीक है भाई, हमारे स्टेज में आ जाओ। और प्लस एक चीज याद करना कि देयर इज 30% लक फैक्टर। सो पता है क्या, मेरी 8,000 आई है, हो सकता था मेरी 20,000 आती, ठीक है। तो इट्स लाइक देयर इज अ वेरी वेरी मच फैक्टर ऑफ लक, ठीक है। जस्ट बी ग्रेटफुल कि तुम्हारा दिन उस दिन अच्छा चल गया, ठीक है। तो ये मत सोचना, ठीक है, कि तुम्हारा रैंक नहीं आया, कुछ नहीं आया, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए। इट्स ऑल अबाउट लक। तुम्हारी स्टार्टिंग में रैंक नहीं आ रही जीडीज में, पर बाद में आ जाएगी, क्या पता। तो इट्स ऑल अबाउट लक। तो बस ये है कि हैप्पी रहो, ठीक है। इट्स अ जर्नी। आज नहीं तो कल तुम पीजी कर ही लोगे, ठीक है, एटलीस्ट एग्जाम निकाल ही लोगे। एमयू में नहीं करोगे, कहीं और करोगे, ठीक है, डीएमबी करोगे, कुछ ना कुछ तुम्हें मिल ही जाना है, ठीक है। जस्ट बी हैप्पी एंड कंसिडर इट एज अ जर्नी, नॉट इट एज अ रेस। तो तुम बहुत ही मेंटली फ्रीक डाउन हो जाओगे। बस यार यही मैं रट के आया था, बस इससे ज्यादा नहीं बता सकता। मुझे ऐसा हो रहा था कि तुम्हारे सराउंडिंग कैसे है ये बहुत मैटर करता है। पता है, अगर तुम्हारे साथ वाले पुश नहीं करेंगे ना तुम्हें तो फिर नहीं हो सकता। मतलब जैसे मेरी तो सप्ली थी तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं कर पाऊंगा। स्टार्ट किया था लेकिन ये था कि चल कोई नहीं, मतलब सप्ली आती लोग पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि साला आज भी निकले गिल्स पे नहीं कर पाता कि मेरे साथ क्या हो गया यार, पहले 3 महीने पीछे चला जाता है। वही अगर तुम्हारे साथ वाले पुश कर रहे हैं ना तुम्हें, तो तुम कर जाओगे कभी। तुम्हें ये नहीं देखना दूसरे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई के इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है भाई, तुमको पीयर प्रेशर में फोमो में आना ही नहीं है भाई। मेरा पर्सनली ये था भाई, मेरे को मतलब कोई अगर 20 घंटे भी पढ़ रहा है ना तो मेरे को उस चीज से फर्क ही नहीं है। मेरे को दूसरों से पता चलेगा कि वो 20 घंटे पढ़ रहा है, मेरे को खुद ना कभी जानने की जिज्ञासा हुई कि वो कितनी देर पढ़ रहा है, ना मैंने कभी कोशिश करी ना हम पढ़ सकते हैं वही। तो भाई मतलब जो जितना पढ़ रहा है वो पढ़ेगा ही भाई। तो तुम अपने हिसाब से पढ़ो, अपने पे फोकस करो, दूसरों को मत देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारे कोई अपना एक इंडिविजुअल है, अपने हिसाब से पढ़ते रहो। एडवाइस यही रहेगा कि अपने ग्रुप में एक हेल्दी सा एनवायरनमेंट रखो, एक दूसरे को पुश करो, मस्ती भी करो साथ में, और ट्रिप्स वगैरह भी निकालो फिर बाद में, क्योंकि ये टाइम वापस आएगा नहीं। कॉलेज लाइफ अपना वैसे फुल मस्ती में जियो, क्योंकि वापस से ये टाइम आएगा नहीं तुम्हारे पास। और बाद में साथ साथ पढ़ते रहो, और जब टाइम आए तो तुम पढ़ो, और सिर्फ ये गधे घोड़ों की तरह नहीं, स्मार्टली पढ़ो, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलो। ओके भाई लोग, चलो आमिर, बाय बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।